ऐसी पोजीशन है जहां पर अगर आप एक बार पहुंच गए तो बैठे बैठे पैसा कमाओगे। यह एहसास दिया जाता है, यह हमारे अंदर ना यहां ठोक दिया गया है। अगर कोई मुझसे पूछे कि आप कामयाब कैसे हुए, तो मैं कहूंगा मैं इस बात को मानने को तैयार नहीं था, इसलिए कामयाब हूं। मैंने इस प्रोग्राम को हटाया कि यह बात जो बोली गई है ना, झूठे वो लोग नहीं है जो कोई इंडस्ट्री चला रहे, झूठे ये लोग हैं जिनको यह लगता है कि बैठे बैठे पैसा कमाया जा सकता है। क्योंकि मेरे पास उदाहरण है। मैं राजनीति करूंगा तो चलिए, मैं इस प्रदेश का सीएम बनना चाहूंगा, मैं ममता बनर्जी बनना चाहूंगा। मैं राजनीति करूंगा तो मैं देश का पीएम बनना चाहूंगा, मैं नरेंद्र मोदी बनना चाहूंगा। हर किसी को इसी चीज की तलाश है ना कि एक दिन मुकाम ऐसे पे पहुंच जाएं कि उसके बाद बैठे बैठे जिंदगी का एंजॉयमेंट करें। तो मैंने राजनीति चालू करी किसी मुकाम पे जाने के लिए, और मैं देश का प्रधानमंत्री बन गया, मैं नरेंद्र मोदी बन गया। बन गए नरेंद्र मोदी, आज नहीं 2014 में, आज से 8 साल पहले प्रधानमंत्री बने। क्या मेहनत करनी बंद कर दी नरेंद्र मोदी ने? क्या आज सुकून से बैठा वो आदमी आज सुबह? क्या आप लोगों ने न्यूज देखी आज सुबह कहां है कहां नहीं है? फिर भी आपका दिल जानता है वो आदमी आज मेहनत कर रहा है। ममता बनर्जी कितने सालों से सीएम है, क्या वो आज मेहनत कर रही है? कर रही है। शाहरुख खान कितने सालों पहले अमीर बना, किंग ऑफ बॉलीवुड बना, बड़ा मेहनती हुआ। क्या शाहरुख खान आज मेहनत कर रहा है? क्या अंबानी आज मेहनत कर रहा है? क्या अडानी आज मेहनत कर रहा है? क्या महेंद्र सिंह धोनी आज मेहनत कर रहा है? तो आप किस मुकाम पे पहुंचेंगे? एक आईएएस मेहनत कर रहा है, एक प्रधानमंत्री मेहनत कर रहा है, एलएनटी का मालिक मेहनत कर रहा है, रिलायंस का मालिक मेहनत आज तक कर रहा है, अडानी आज तक मेहनत कर रहा है, बाबा रामदेव आज भी मेहनत कर रहा है। हम किस खेत की मूली हैं और वो कौन सी जगह है जहां बैठ के आदमी बैठे बैठे पैसा खाता है? ये जो विज्ञान है, यही हमारी कमियों का कारण है इस डायरेक्ट सेलिंग के अंदर। ये आस्था, ये विश्वास कि कभी बैठ के बस खाएंगे, कभी इतना अथाह होगा कि अपने आप आता जाएगा। अपने सीनियर्स के बारे में यह मानना कि सनातन चारण आज इस जगह पे पहुंच गया, बैठे बैठे खाएगा। जितेंद्र डागर आज इस जगह पे पहुंच गया, बैठे बैठे खाएगा। आज 2 लाख लोगों से ज्यादा परिवार बनाकर भी मैं मेहनत कर रहा हूं और करता रहूंगा। ये 20 लाख का हो जाएगा तो भी करूंगा, ये 2 करोड़ का हो जाएगा तो भी करूंगा, ये 20 करोड़ का हो जाएगा तो भी करूंगा, 200 करोड़ का हो जाएगा तो भी करूंगा। क्योंकि मैंने एक सिद्धांत को जान लिया और समझ लिया कि बिना मेहनत के कुछ नहीं होता। ईश्वर को पाने के लिए भी मेहनत करनी पड़ती है। रामकृष्ण परमहंस जी को भी विवेकानंद को विवेकानंद बनाने के लिए मेहनत करनी पड़ी थी। गिफ्ट नहीं मिलते। लेकिन आम आदमी का सॉफ्टवेयर रुका पड़ा है। यह किसी ऐसी स्थिति को इमेजिन करके बैठा है, यह ऐसा मोबाइल है जो अपग्रेड नहीं होना चाहता, जो ज्यादा मेहनत नहीं करना चाहता, जो ज्यादा सीखना नहीं चाहता। जो वो ग्रेजुएशन की टोपी पहन लेते हैं ना एक बार, बहुत से लोगों ने पहनी होगी ग्रेजुएशन की टोपी। तो अंग्रेजी सिस्टम ने बताया कि हम लोगों को टोपियां पहनाते हैं। किसी व्यक्ति ने मुझे पूछा, बोले तुम लोग नेटवर्क में टोपियां पहनाते हो? मैंने कहा कॉलेज वालों से कम। जितनी टोपियां हमने पहनाई है कॉलेज वालों ने उससे ज्यादा पहनाई है, और तुमने खुश होकर पहनी है। हम तो फिर भी किसी दिन पटका भी पहनाते हैं, किसी दिन शॉल भी पहनाते हैं, कॉलेज वाले टोपी ही पहनाते हैं। चेक कर लेना कभी भी। और जिस दिन वो टोपी पहनाते हैं ना, उस दिन ताला लगाते हैं कि ये तेरे दिमाग का ढक्कन है, आज के बाद नहीं खुलेगा ये कभी। और जिसने 2-3 टोपी पहन ली, उसके दिमाग का ढक्कन खोलना उतना मुसीबत का कार्य है। किसी अनपढ़ को जाके समझाओ, 5वीं पास को जाके समझाओ, बेचारा 2 मिनट में बोल देता है कि सर कम पढ़ा लिखा हूं, आप कह रहे हैं तो ठीक ही कह रहे होंगे। लेकिन किसी ने इलेक्ट्रॉनिक्स में पीएचडी कर ली, उसको केमिकल फ्री समझाओ तो कहता तुझे पता मैं डॉक्टर हूं। सर आप इलेक्ट्रॉनिक्स के डॉक्टर हो? सर यह भी मुझे ही बताना पड़ रहा सर आपको। आप अपनी फील्ड के डॉक्टरी तो कर लो। सवाल पूछने का अधिकार तो परमात्मा ने जिस दिन जबान दी थी उसी दिन दे दिया था। लेकिन सवाल कैसा पूछना है इसकी बुद्धि भी चाहिए होती है। किससे पूछना उसकी बुद्धि भी चाहिए। डायरेक्ट सेलिंग को मैं बताऊं क्यों बोलता हूं सबसे जेन्युइन बिजनेस, सबसे जेन्युइन व्यापार क्यों मानता हूं मैं इसको। नेटवर्क मार्केटिंग के अलावा अभी पीछे 2-3 तरीके तो बचते हैं।
आदमी पैदा हुआ है, मृत्यु तक पैसा कमाने की जरूरत पड़ेगी। औरत है तो पैसा चाहिए, मर्द है तो पैसा चाहिए, बच्चा है तो पैसा चाहिए, बूढ़ा है तो और ज्यादा पैसा चाहिए, छोड़ो घर में जानवर है तो उसको भी पैसा चाहिए। अभी मैंने सोचा कि एक कुत्ता खरीदता हूं, उसके लिए भी बंदे ने बजट भेजा, 35,000 का आएगा और 8,000 रुपए महीने का खाएगा। तो जानवर भी चाहिए घर पे तो पैसा चाहिए। पैसा तो बुनियादी जरूरत है। कमाने के तरीके क्या हैं? जॉब, दुकानदारी, व्यवसाय, 3 ही तरीके हैं। अब कुछ लोग कहेंगे सर इन्वेस्टमेंट भी तो है, अगर इतना पैसा है तो मेरे को क्यों सुन रहे हो? जो आदमी से पैसा कमा सकता है। मेरे को कई लोगों ने पूछा सर आप इन्वेस्टमेंट को कमाई नहीं मानते। मैंने कहा मेरी बात ही नहीं, पूरी दुनिया में 10 से 12 इन्वेस्टर है, वो ना कभी मुझे सुनने आए ना कभी बुलाते हैं सुनने के लिए। ये तो आम आदमी मूर्ख है। मेरा एक दोस्त बोला यार एक बात बता, तेरे से एक सलाह लेनी है, मैंने इन्वेस्टमेंट करनी है, बता इन्वेस्टमेंट अच्छी है या बुरी है। तो मैंने कहा क्या इन्वेस्टमेंट करनी है? बोला मैं 15,000 रुपए लाइफ इंश्योरेंस खरीद रहा हूं। मैंने कहा तू फोन काट दे, तेरे से बात करना ही मेरी बेवकूफी होगी। 15,000 रुपए की इन्वेस्टमेंट उससे करेगा क्या? बोला ये 15 साल बाद 15,000 दूंगा तो 6 लाख रुपए हो जाएंगे। तो मैंने कहा उन्हें टॉप किया है। नेटवर्कर बेचारा पागल सा आदमी होता है, अनपढ़ होता है ज्यादातर, तो ये केमिकल फ्री का विज्ञान नहीं समझा पाओगे। आपका 100 रुपए हमारा, 120 रुपए का तुम्हारा फेस वॉश, लोग 100 रुपए वाली चीज ही खरीदेंगे। मैंने एक आदमी को पकड़ा, जिस आदमी ने मुझे बताया, मैंने कहा तूने क्या कहा अभी भारतीयों के बारे में? तो बोला सर लोग ना सस्ती चीजें खरीदते हैं। मैंने कहा सबसे पहले तो ये तेरी जो शर्ट है, ये तो तू 40 रुपए की शर्ट पहन के बैठा, मुझे ऐसा लग रहा है। कह रहा नहीं ये तो मैंने 700 की ली थी। मैंने कहा क्यों 40 की उपलब्ध नहीं थी? शनि बाजार में 40 रुपए की मिलती है, तू लेके क्यों नहीं आया? तो बोला नहीं सर ये शर्ट अच्छी थी। तो मैंने कहा मतलब तूने अपनी औकात के हिसाब से पहनी है? बोला हाँ। तो मैंने कहा तू किसकी औकात की बात कर रहा है कि दुनिया सबसे सस्ता ही खरीदती है? हर व्यक्ति अपनी जेब के पैमाने से खरीदता है। क्या हम लोगों के पास इस समय जो कपड़े हम पहन के बैठे हैं, क्या वो मार्केट के सबसे सस्ते कपड़े हैं? क्या जो जूते हम लोग पहन के बैठे हैं, क्या मार्केट का सबसे सस्ता जूता है? क्या जो चश्मे हम पहन के बैठे हैं वो सबसे सस्ते चश्मे हैं? क्या जो घड़ी पहन के हम बैठे हैं सबसे सस्ती घड़ी है? क्या जो बैग हम लेके बैठे हैं, स्टॉल लेके बैठे हैं, आप ईयर प्लग लगा के बैठे हो, आप पर्स लेके बैठे हो, क्या वो दुनिया का सबसे सस्ता पर्स है? नहीं। यह सिर्फ बहकाने का विज्ञान है कि दुनिया सस्ता खरीदती है कि दुनिया महंगा खरीदती है। मैं एक बात दावे के साथ कहता हूं, दुनिया बेहतर खरीदती है बशर्ते उसको खरीद पाए। आप सबसे बढ़िया गाड़ी खरीदना चाहोगे उतने पैसे की जितने पैसे आपकी जेब में है। आपके पास 50 लाख है तो कोई ऑल्टो खरीदने नहीं जा रहा गाड़ी। 50 लाख है तो आप मर्सिडीज, बीएमडब्ल्यू, ऑडी खरीदने जाओगे। आपको पता होता है ऑल्टो सबसे सस्ती गाड़ी है, लेकिन लेना नहीं चाहते। उन कंपनीज ने बहुत समझाया कि यह सब नहीं चलेगा, और 1.5 साल तक हमारे इस परिवार ने साबित किया कि आज हिंदुस्तान में दारुजनाइन के अलावा कुछ नहीं चल रहा है। यह हकीकत है सर। पिछले 4 महीने में हर बड़ी कंपनी एमएलएम की, हर बड़े वेंडर का मेरे पास फोन आ गया, भाई साहब धंधा कम हो रहा है, धंधा कम हो रहा है, मेरा 30% गया, मेरा 40 कम हो गया, मेरा 70% कम हो गया। बोले हमने देखा तुम हंसते रहते हो, तुम्हारा क्या विज्ञान है? मैंने कहा मेरा धंधा पिछले 4 महीने में दुगना हुआ है, जो 4 महीने पहले था उसका दुगना धंधा आज है। यह हकीकत है, यह लिटरली साइंटिफिक मैथमेटिकल फैक्ट है। उन्होंने बोला आपका धंधा कैसे हो गया? मैंने कहा मेरा धंधा इसलिए बड़ा हो गया क्योंकि मैंने जाके लोगों को जगाया, उनको बेवकूफ नहीं बनाया। आज लोग जाग रहे हैं, औरों को जगा रहे हैं, और ये लोग अब सोना बंद कर देंगे और तुम्हारे को भी सोना बंद करवा देंगे। ये जाग रहे हैं। किसी डायरेक्टर ने मुझे कहा, बोले ये जो जितने भी भारतीय ना आम आदमी हैं, ये पैकेजिंग खरीदते हैं और खुशबू खरीदते हैं। तू अपने प्रोडक्ट में क्वालिटी वालिटी छोड़, तू ये सब छोड़, दुनिया को अच्छी पैकिंग दे और खुशबू दे। मैंने कहा ये बात तो मुझे समझ आ गई। तो उसने कहा अब तू केमिकल डाल देगा, सस्ता उतारेगा। मैंने कहा मुझे ये बात समझ आ गई कि मुझे बतानी क्या है आगे लोगों को,
और मैंने चीख चीख के लोगों को यही बता दिया कि भाई तुम पैकेजिंग खरीदते हो और खुशबू खरीदते हो, फेस वॉश तो तुमने खरीदा ही नहीं कभी। और आज वो दूसरे अपने नेटवर्करों को, वो व्यक्ति अपनी टीम को क्या बता रहा है, छोड़ के मत जाओ, डटे रहो, मैं भी दारुजुनाइन जैसे कुछ प्रोडक्ट लेके आ रहा हूं। और इसीलिए जब भूपेंद्र जी ने कहा बिफोर दिस आफ्टर दिस, तो हमने पहले ही डिक्लेयर किया था जो हम प्रोडक्ट ला रहे हैं वो प्रोडक्ट, जो हम बातें कर रहे हैं वो बातें, जैसी लीडरशिप जैसा कल्चर हम लेकर आ रहे हैं वो। और मैं आज भी पूरे गौरव के साथ, पूरे गर्व के साथ दोबारा इस बात को अनाउंस कर रहा हूं कि 2025 के बाद इंडियन डायरेक्ट सेलिंग की एक ही टॉर्च बियरर कंपनी रहेगी, वो है दारुजुनाइन खुद अपने बारे में। कॉपी करने वाले फिल्मों में बहुत हैं, डुप्लीकेट कहलाए जाते हैं। जब डुप्लीकेट आते हैं तो ओरिजिनल की महत्वता बढ़ती है। तो इस इंडस्ट्री का, केमिकल फ्री का एक ही ओरिजिनल जन्मदाता है, वो है दारुजुनाइन। इस इंडस्ट्री का दोबारा क्वालिटी प्रोडक्ट का एक ही जन्मदाता है, वो है दारुजुनाइन। इस इंडस्ट्री की दोबारा सच्ची सुच्ची लीडरशिप को दोबारा सच्चे संस्कारों के साथ सींचने का एक ही नाम है, वो है दारुजुनाइन। और यह मेरी गारंटी है कि अब कोई कितना भी जोर क्यों ना लगा ले, अब वो सिर्फ डैमेज कंट्रोल ही कर सकता है, ग्रोथ नहीं ले पाएगा, क्योंकि दारुजुनाइन की जहाज ऑलरेडी बादलों में है। अब हम नई ऊंचाई छुएंगे। और इस परिवार को मैं ये दावा कलकत्ता के मंच से करके जा रहा हूं, कंपटीशन तो हमने उस दिन शुरुआत करी, उस दिन हमारा था ही नहीं क्योंकि हम अकेले थे। और अब कंपटीशन जो मर्जी कर ले, जैसे मर्जी कर ले, अब वो आजू बाजू भी आ नहीं पाएगा, क्योंकि हम बहुत आगे ऑलरेडी निकल चुके हैं। कोशिशें सब होंगी, हम भी दारुजुनाइन जैसे हैं। मैंने बोला था, हमने नारा भी चलाया सब लोगों ने मिलकर फेसबुक पे, हम भी केमिकल फ्री, ये कल सबको कहना पड़ेगा। और सब कह भी रहे हैं। तो जितने भी आप लोगों ने हमारे साथ ये नारा लगाया दारुजुनाइन का, आप सब लोगों को बहुत बहुत बधाई हो। और मैं ये आश्वासन देता हूं कि जिस जिम्मेदारी के साथ, जिस वफादारी के साथ आप लोगों ने इस मिशन को अपना के घर घर तक पहुंचाया है, 100 करोड़ भारतीयों को यह अपनाना है। और उसमें आप लोगों को शिखर पे रखने की और आप लोगों के पूरे जीवन का करियर लगातार नई ऊंचाइयां देखते रहे, उसके लिए दिन रात जितनी मेहनत करनी पड़ेगी, नरेंद्र मोदी, ममता बनर्जी, अडानी, अंबानी, सबकी मिला के मेहनत भी अकेले को करनी पड़ेगी। तो दारुजुनाइन पूरे तरीके से तैयार है, लेकिन अपने लोगों का सर झुकने नहीं देंगे। तो आज जब यहां से जाएं तो जाके बताइएगा किसी को कि ये पवित्र बिजनेस क्यों है। क्योंकि आज आपको लास्ट की 2-3 मिनट में कुछ आंकड़े बता रहा हूं, जो गौर फरमा सकते हैं वो फरमाइएगा। ये जो बिजनेस है, ये पार्ट टाइम डेवलप करने का बिजनेस है, जो धीरे धीरे फुल टाइम हो जाता है। कई लोग बोलते हैं कि नेटवर्क मार्केटिंग सपनों का व्यापार है। 10 लाख, 20 लाख, 50 लाख, करोड़। मैं आज 2 बातें कहूंगा। नेटवर्क मार्केटिंग निसंदेह बिना किसी डाउट के सपने पूरे करने का व्यापार है, इसमें कोई डाउट नहीं है। लेकिन ये इससे बड़ा व्यापार है जो आप नहीं बताते हैं, इसलिए आम जनता आपसे कनेक्ट नहीं हो पाती। देखिए, एक व्यक्ति की कल्पना करिए, एक व्यक्ति जिसने 22-25 साल तक खूब पढ़ाई करी, खूब मेहनत करा, खूब परिश्रम करा, MBA टॉप किया, इंजीनियरिंग टॉप की, बड़ा अच्छा काम किया, उसके बाद एक बड़ी कंपनी में जाके बड़ी अच्छी नौकरी। इसके बाद आप लोग जागेंगे बुरे तरीके से, जब मैं बात करूंगा तो आप लोगों का जागना अलग अलग। 25 साल की उम्र में उस व्यक्ति को एक नौकरी मिली, 1 से 1.5 लाख रुपए की इनकम मिली। इस व्यक्ति ने शादी करी, एक औरत को घर लेके आया, इन दोनों ने मिलकर घर बसाया। कल उस घर में कुछ बच्चे चहके, इन्होंने परिवार बनाया और यह परिवार कमाने लग गया। हम जान रहे हैं कि महंगाई कितनी तेजी से बढ़ रही है। मेरे दादाजी के टाइम पे वो लोग एकड़ों में जमीन दान देते थे। मेरे पिताजी के टाइम पे वो लोग फ्लैट बना पाए। हमारे टाइम पे अगर फ्लैट बनाना हो तो एक आदमी की पूरी जिंदगी की 100% सेविंग हो जाएगी, तो जाके दिल्ली या कलकत्ता में एक फ्लैट बनेगा। अगर कोई हर महीने 50,000 रुपए बचा रहा है, 50,000,
सेविंग कर रहा है तो 40 साल नौकरी करके 2.5 करोड़ रुपए बचाएगा और 2060 के अंदर कलकत्ता या दिल्ली में एक झुग्गी भी खरीद नहीं पाएगा। यह हकीकत है। लेकिन इसके बावजूद देखिए, जिन चीजों पे हम विचार नहीं करते हैं, डायरेक्ट सेलिंग का जो पहलू हम किसी को जाके नहीं बताते हैं। एक व्यक्ति की 25 साल में नौकरी लगती है और इस व्यक्ति को पता है कि अगर तू स्वस्थ रहा तो तू किसी दिन 60 साल का होगा और तू 60 साल का हुआ तो तू रिटायर हो जाएगा। प्राइवेट जॉब में तो स्किल इतनी तेजी से चेंज हो रही है कि प्राइवेट कंपनीज आज कोई तारीख में 45-50 के बाद हायरिंग ही नहीं कर रही। 45 से 50 के बाद हायरिंग नहीं हो रही है। 60 साल के बाद ना आपके हाथ में पेंशन होगी, ना आपका बूढ़ा शरीर कमाने लायक होगा। आप एक मशीन में तब्दील हो जाएंगे जिसका महीने का खर्चा बहुत ज्यादा। जब आप 30 साल के थे तो आपका खर्चा कम था, जब आप 60 साल के होंगे तो ये बूढ़ी मशीन बहुत मेंटेनेंस मांगेगी। जब मेंटेनेंस मांगी जाएगी तो आपकी आमदनी जीरो होगी। आपका बच्चा अगर मिडिल क्लास है तो उसे 2 चुनाव दिए जाएंगे, तू अपने भविष्य को चुन, अपने बच्चों को चुन, या तू अपने भूतकाल को चुन, अपनी माताजी पिताजी को चुन, क्योंकि तू भी इतना ही पैसा कमा रहा है, इतना ही बचा पा रहा है। या तो तेरे बच्चे पढ़ेंगे या तेरे बाप बचेंगे। या दवाइयों पे फूंक दे या शिक्षा पे फूंक दे, एक चुनाव कर ले। ये चुनाव उस औलाद के सामने आएगा, क्योंकि अब 60 साल का ये बूढ़ा शरीर पैसा मांग तो रहा लेकिन कमा नहीं सकता। कुछ लोग कहते हैं मैं हेल्थ इंश्योरेंस करा लूंगा। कंपनीज की पॉलिसीज पड़ी है 55 साल के बाद हेल्थ इंश्योरेंस नहीं होता। हेल्थ इंश्योरेंस तो जीते जी भी नहीं होता। अगर आज आपको 2022 में पता लगा कि आपको कैंसर है और आपके 4 महीने की पॉलिसी बची है तो उस 4 महीने का खर्चा 1 लाख रुपए आपको कंपनी देगी। अगले 4 महीने बाद रिन्यूअल आएगा। आपको पता है कि इस साल कैंसर पे मेरा 50 लाख का खर्चा है। एक भी हेल्थ इंश्योरेंस कंपनी आपका बीमा करने नहीं वाली। वो हेल्थ इंश्योरेंस नहीं हुई साहब। जो बची खुची सेविंग है वो निकालिए। ये भी सबसे बढ़िया केस है कि कम से कम बुढ़ापा बिना कमाए आप शायद किसी वृद्धाश्रम में गवाएंगे। 40 साल बाद बेरोजगार हो जाएगा एक आज की तारीख में जॉब करने वाला व्यक्ति, अगर बढ़िया जॉब कर रहा तो भी। लेकिन हम ये कभी सोचते ही नहीं है, ये हम कभी बात नहीं करते। इससे भी बुरे केस हैं। इससे एक और बुरा केस है। वो बुरा केस ये है कि एक प्राइवेट नौकरी करने वाला व्यक्ति, आज तो सरकारी भी खैर पेंशन नहीं दे रही, अपने घर से निकला, मेहनत कर रहा है, बेचारा अपने परिवार को पालना चाहता है, उनको रोटी देना चाहता है, शिक्षा देना चाहता है, उनको एक मकान देना चाहता है। निकला, बारिश हो रही थी, बाइक स्लिप हुई, आदमी खत्म हो गया। 30 साल की नौकरी थी, एक धेले का रुपए नहीं आएगा। लाइफ इंश्योरेंस थोड़ा सा पैसा देगी कि साल 2 साल घर चला लो। एक विधवा औरत उससे कितना घर चलाएगी और कैसे चलाएगी, इसका रोटी पानी कहां, आ गया परिवार नीचे। और लोग कहते हैं ये तो सबसे बुरा केस है। नहीं, इससे भी बुरा केस है। बाइक फिसली, चोट लगी, चोट ऐसी जगह लगी कि मौत नहीं हुई लेकिन शरीर मर गया। अब कमाने लायक नहीं बचे, लेकिन आप अपने ही परिवार में चौथा सबसे बड़ा बोझ बन गए, जिसका खर्चा शिक्षा से ज्यादा है, जिसका खर्चा रोटियों से ज्यादा है, जिसका खर्चा मकान से ज्यादा है। ये पहली कंडीशन से भी बुरा था। इससे भी बुरी एक कंडीशन है जिसका हम लोगों को अंदाजा भी नहीं। आपको बीमारी हो गई, क्रोनिक डिजीज हो गई, ना अब आप कमा पा रहे हैं, ना आप जॉब पे जा पा रहे हैं, लेकिन आपकी बीमारी इतना मुंह फाड़ के पैसा मांग रही है। घर में 2 बच्चे, 1 बीवी, कौन कमाएगा? अब ये बीवी कहीं जा भी नहीं सकती क्योंकि घर का आदमी बीमार है। 25 साल करी नौकरी, किसी के हाथ कुछ नहीं आया और कोई खास नहीं कर रहे थे। इस नौकरी को पाने के लिए 25 साल तक पढ़ाई करी थी। 25 साल की नौकरी है, 50 साल की जिंदगी जिस भट्टी में झोंक दी, अगर एक दिन वहां नहीं जा पाए तो अठन्नी की मदद नहीं आएगी, कोई 50 पैसे देने के लिए आने वाला नहीं है। उसके बावजूद भी आपकी जॉब टेक्निकल चली गई, सब जगह ऑटोमेटेड प्लांट आ गए, लॉजिस्टिक्स आपकी नौकरी खा गया, टेक्नोलॉजी ने नौकरी ले ली। बस एक नौकरी खत्म नहीं हो रही, वो नौकरी है सेल्स की नौकरी। वो कभी खत्म भी नहीं होंगी सेल्स की नौकरियां, क्योंकि सेल्स किसी भी कंपनी को जितनी दोगे उतना बढ़िया है। लेकिन कंपनी क्या करती है? ट्रेडिशनल एमएलएम का फर्क बता रहा हूं अब आप लोगों को, और इस पॉइंट को पकड़िएगा मेरे गए। मैंने जीआईटी उतारी, मेरा बहुत बढ़िया प्रोडक्ट है, मैं ट्रेडिशनल में गया, मुझे पूरा कलकत्ता चाहिए, मैं पूरे कलकत्ता में आया। मैंने सनातन चारण को पहला सेल्समैन बुक किया, मैंने बिहार में मंसूर दा को बुक किया, कलकत्ता में दूसरा हमने बुक किया अपना क्या बोलते हैं अब्रो चौधरी को,
सोमनाथ जी को, अशोक शाह जी को हमने सेल्समैन बुक कर दिए। मेरे को पूरा कलकत्ता अपना जीआईटी घर घर तक पहुंचाने के लिए, हर काउंटर तक पहुंचाने के लिए 2 साल लगे, 5000 लोग लगे। मैंने 5000 लोगों को तनख्वाह दी। 2 साल बाद मेरा जीआईटी कलकत्ता का एक हिट प्रोडक्ट बना। 5000 लोगों ने जितेंद्र डागर के साथ मिलके सुबह से लेकर रात तक मेहनत करी, दिन रात मेहनत करी और जीआईटी को कलकत्ता का बेस्ट ब्रांड बनाने के लिए मेहनत करी। बदले में मैंने उन्हें दी नौकरी, 2 टाइम की रोटी और उनकी बच्चों की शिक्षा 2 साल तक। अब मैं बड़ा ब्रांड हूं, अब मेरे पास ज्यादा पैसा आता है। होना यह चाहिए कि मैं 5000 की बजाय 10,000 नौकरियां दूं, लेकिन मैं करूंगा क्या? मैं 4000 लोगों को उस दिन नौकरी से निकाल दूंगा, क्योंकि अब तुम्हारी जरूरत नहीं है। अब सिर्फ 1000 लोग सिर्फ माल दे के आएंगे, तुम्हारी जरूरत नहीं है। तुम फिर दोबारा से जीरो से चालू करो, तुम फिर नई कंपनी ढूंढो, तुम फिर नया उत्पाद पैदा करो, क्योंकि मैं ब्रांड हूं, मैं जो भी दूंगा वो स्वीकार्य होगा। और इस ट्रेडिशनल इंडस्ट्री को मिडिल क्लास सपोर्ट करता है, यह हम लोगों की बेवकूफी। एमएलएम क्या बोलती है? मैं पहले दिन आया, मैंने सनातन चारण जी को बोला ये मेरा प्रोडक्ट है जीआईटी, साथ जुड़ो काम करते। मैंने सोमनाथ जी को बोला, मैंने अशोक शाह जी को बोला, मैंने मसूद खान को बोला। इन लोगों ने, किसी ने छत्तीसगढ़ शुरुआत की, किसी ने बिहार स्टार्ट किया, किसी ने कलकत्ता स्टार्ट किया। अब ये जीआईटी जिस दिन तक बिकेगी, जब तक ब्रांड रहेगा, हम सारे इसमें हिस्सेदार थे, हैं और रहेंगे। और नेटवर्क मार्केटिंग की इसी सच्ची सुच्ची नीयत को हमें लोगों तक लेकर जाना है कि तुम्हारे बच्चों का भविष्य जो सेल्समैन ही कर रहा है, वो कंपनी नहीं बचाती, नेटवर्क मार्केटिंग बचाती है। और ईश्वर ना करे अगर इस परिवार का एक भी व्यक्ति जिसने छोड़ी है 25 साल दारूजना इनको दिए, अगर 5 साल भी दिए हैं, 5 महीने भी दिए हैं, और अगर सही टीम बना के 5 घंटे भी दिए हैं, और वह व्यक्ति खुदा ना करे 60 साल का हो जाए और उसकी टीम महीने के लाख कमाती है, 50,000 कमाती है, 2 लाख करती है, तो उसे 60 साल से लेके वो 200 साल जिएगा तो भी पैसा जाएगा, उसके बाद उतना ही पैसा उसकी बीवी को भी जाएगा और उसके बच्चों को भी जाएगा। ईश्वर ना करे एक नेटवर्कर की बाइक स्लिप हो गई 200 की टीम बनाने के बाद, तो उसकी विधवा को, बेवा को सिर्फ 2 साल की कोई इंश्योरेंस की इनकम नहीं दी जाती है, पूरी जिंदगी की नेटवर्क की इनकम दी जाती है, सामने से इज्जत से डाल के अकाउंट में भेजी जाती है। टीम मिलकर साथ काम करती है और यह बिजनेस धंधा चलता है। कंपनी सही होनी चाहिए, चुनाव सही होना चाहिए। ईश्वर ना करे वो बाइक स्लिप हुई और जान ना निकली, आप घर पड़े हैं लेकिन टीम फील्ड में हैं, वो जीआईटी आज भी मूव हो रहा है, तो भी आपको वो पेमेंट आएगी अगर कंपनी सही चुनी है, दारूजनाइन चुनी है। ईश्वर ना करे कोई खतरनाक बीमारी हो गई तो उसको बचाने से पहले भी दारूजनाइन साथ खड़ी थी, उसके बाद भी दारूजनाइन के उत्पाद रिकवर करने में मदद करेंगे। लेकिन आपकी करी हुई वो 2-5 साल की मेहनत उस 50 साल की मेहनत से जीत जाती है। 50 साल की मेहनत हाथ खड़े कर गई कि अब मैं तुम्हें कुछ नहीं दूंगी, लेकिन ये 5 साल की मेहनत उस दिन भी आपके साथ खड़ी होती है कि मेरे साथ समय दिया था, मैं तेरे को वफादारी से निभा के दूंगी। अगर इस इंडस्ट्री को भी कोई गाली देता है तो वो वफादारी को गाली देता, वो बेईमान है खुद में। ये समझा ही नहीं पाए हम लोगों को। कोई दुकानदारी कर रहा है, अपने परिवार से छिन गया, पूरा परिवार सुबह से रात तक चेहरा देखता है, बाप आएगा शक्ल दिखेगी, बाप रात 10 बजे आ रहा, दुकान बंद करके सुबह 7 बजे जा रहा है, बाप को पता नहीं जिंदगी कहां गई, परमात्मा ने मुझे भी सांस दी थी। बच्चे अपने स्कूल में जा रहे हैं, मां कहती है पैसा तो मिल रहा, मैं क्या करूं, पति तो होता नहीं, मैं घूम आती हूं। ये कौन सा परिवार है, ये कैसा जीवन है? 30 साल जिस दुकान का शटर उठाया, 30 साल जिस दुकान का सामान बेचा, एक हादसा आपकी जिंदगी में हुआ, आपका 30 साल एक में दिन शटर नहीं उठा, आपकी पॉकेट में 1 रुपए नहीं आएगा। एमएलएम उस दिन भी आपके साथ खड़ी है। एलआईसी जीवन के साथ भी, जीवन के बाद भी है, यह मुझे पता नहीं, लेकिन एक कामयाब नेटवर्कर के लिए नेटवर्किंग जिंदगी के साथ भी, जिंदगी के बाद भी, दुख में भी, सुख में भी, आराम में भी, कष्ट में भी, ये 24 घंटे साथ खड़ी रहती है।
बशर्ते इसको ईमानदारी से पैदा किया जाए, ईमानदारी से सींचा जाए, लोगों को गुमराह ना किया जाए। रतन टाटा जी ने अपनी बात में कहा था, रतन टाटा जी को किसी ने बोला, वो वाक्य दारुजुनाइन में भी इतिहास बना। रतन टाटा जी ने कहा इतना अच्छे प्रोडक्ट देने क्यों है, जनता तो मूर्ख है, वो तो कुछ देखती नहीं है। तो रतन टाटा जी ने जवाब दिया, जनता मूर्ख है, हम मूर्ख नहीं हैं। और अगर मूर्खों को मूर्ख बनाना है तो तुम महामूर्ख हो। और अगर 15-20 साल एमएलएम को गालियां पड़ी तो उसका कारण यह था कि कुछ महामूर्ख मूर्खों को मूर्ख बना रहे थे। उसका एक ही कारण था। दारुजुनाइन ने 2.0 क्यों करा, दारुजुनाइन ने पलटा क्यों? क्योंकि पहली बार दारुजुनाइन वो संस्था बनी, और इस बात को मैं चौड़ा हो गया सबके बीच में कहूंगा और जब तक जीवन हूं, पहली बार हम वो संस्था लेके आए जिसको मूर्ख जो लोग बोलते थे, हमने उनको समझदार बना के उन महामूर्खों के खिलाफ खड़ा कर दिया कि अब तुम इनको मूर्ख बना नहीं पाओगे। ग्राहक जागो, ग्राहक जागो, गवर्नमेंट जगाना चाह रही थी, हमने कानों में सीटियां बजा बजा के जगा दिया। और आज वो ग्राहक जाग रहा है। अगले 3 साल में हम इतना ग्राहक जगा देंगे कि जो लोग पैकेजिंग और खुशबू बेचने आए हैं ना, ये कहेंगे हमारा भी उत्पाद दारुजुनाइन जैसा है, हमारी बातें भी वैसी हैं, और हम कोशिश करेंगे कि डागर जी को और तुम्हारे को पूरा कॉपी कर ले। हाथ जोड़ के प्रार्थना, कंपनी छोड़ के जाओ मत। इसके अलावा कोई ऑप्शन नहीं रहेगा। आप सब लोगों ने प्यार मोहब्बत के साथ सुना, इतनी देर के लिए आप सब लोग बने रहे, आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं ईश्वर से प्रार्थना करूंगा कि आप सब लोगों को खूब सारी तरक्की दे। और जितने भी लीडर्स ने आज पार्टिसिपेट किया, चाहे वो सोमनाथ जी हैं, सनातन चरण जी हैं, मंसूर दा हैं, मसूद खान जी हैं छत्तीसगढ़ से, अशोक शाह हैं, कहाँ हमारे दादा, हाँ ये रे, हमेशा अटेंटिव, हमेशा तैयार। आप सभी लोगों का भी बहुत बहुत धन्यवाद। संजय शाह जी भी हैं, ये रे। तो आप सभी लोगों का और आपकी सभी परिवार को बहुत बहुत शुभकामनाएं। और कलकत्ता में मुझे लगता है एक अच्छी नींव पड़ी है। कलकत्ता मछली में दिक्कत चल रही है क्या आजकल? है वो मैंने वहां पढ़ा था, मैं खाता नहीं हूं मछली, तो मैंने कहीं पढ़ा था मछलियों में तेल खत्म हो गया। आज मुझे बंगालियों को देख के लग रहा सच में ही हो गया मछलियों का तेल खत्म। क्योंकि बंगालियों की आवाज कभी संसद में गूंजती थी, कभी ब्रिटिश शासन में, ब्रिटिश में गूंजी, पूरी दुनिया में गूंजी। आज आप लोगों से सेमिनार हॉल नहीं गूंजाया जा रहा। इसका मतलब दिक्कत बंगालियों में नहीं हुई, कुछ मछली में ही हुई होगी। अब मैं सीधा तो कैसे बोलूं, दिक्कत बंगालियों में आ रही है आजकल। खैर, जिसकी आवाज नहीं निकल रही है कोई समस्या नहीं है। कंपनी के पास 2 बेहतरीन उत्पाद हैं, M9 और शिलाजीत। वो आवाज शरीर मन सबकी ताकत पे काम करते हैं। आप एक ही ताकत पे मत लेके जाइएगा। हालांकि आवाज खाली शारीरिक ताकत का पैमाना है। मैं रोज खाता हूं तो मेरी थोड़ी बुलंद है। मंसूर दा दिन में 2 बार खा रहे थे तो मेरे से भी बुलंद आवाज थी। कुछ एक को लगता है M9 शिलाजीत की नॉलेज नहीं थी, वो रह गई। तो कल से मछली खाओ या ना खाओ भाई, M9 शिलाजीत रोज रूटीन से खाओ। ये मेरी दरख्वास्त है। बेहतरीन परिणाम मिलेंगे। अगली बार कोई बोलेगा ताली बजानी है तो जरूरत नहीं पड़ेगी, तालियां मार मार के एनर्जी खत्म करनी पड़ेगी। तो मछली से ज्यादा M9 अपनाओ। बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का। थैंक यू सो मच। टेक केयर सर।